अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम सच बात में आपको खुशामदीद और मैं हूँ गज़ल अशरफ अवान। नाज़रीन, आज बात करेंगे मौजूदा हुकूमत के ख़त्म होने में घर जाने में कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं, लेकिन इस हवाले से जो निगरान सेटअप है उस मुतालिक अभी तक कोई भी नाम सामने नहीं आया है। यही कहा जा रहा है कि 5 नाम शॉर्ट लिस्ट कर लिए गए हैं, लेकिन अभी वो 5 नाम भी सामने नहीं आए। और यही कहा जा रहा है कि जो 5 नाम शॉर्ट लिस्ट हुए हैं वो सियासतदानों के ही नाम हैं। साथ ही साथ ख्वाजा आसिफ साहब भी ये कह रहे हैं कि जो 5 नाम शॉर्ट लिस्ट हुए हैं उसमें कोई भी टेक्नोक्रेट ब्यूरोक्रेट नहीं है। कमर जमान कायरा साहब ने भी यही कहा कि वो सियासतदानों के ही नाम है। इस मुतालिक आज मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी को टेलीफोन भी किया, उनकी बातचीत भी हुई और कहा कि इस प्रोसेस को मुकम्मल किया जाए। अब एक तरफ तो ये सूरत हाल है, लेकिन दूसरी तरफ इलेक्शंस की सूरत हाल भी है कि क्या इलेक्शंस अपने वक्त पर होंगे या फिर नहीं होंगे। जैसे कि पहले भी ये सारे मामलात डिस्कस हुए थे। अगर हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करती है तो फिर इलेक्शन कमीशन जो है वो 60 दिन में इलेक्शंस करवाने का पाबंद होगा। लेकिन अगर अपनी हुकूमत से पहले अपने टाइम से पहले चली जाती है हुकूमत, जैसे कि मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने इस चीज़ का ऐलान भी कर दिया था कि हम अपनी मुद्दत ख़त्म होने से पहले ही भाग दौड़ जो है वो निगरान सेटअप के हवाले कर देंगे, तो फिर 90 रोज़ में इलेक्शन कमीशन इलेक्शंस कराने का पाबंद है। एक मरदमशुमारी का भी फैक्टर है कि आया कि नई मरदमशुमारी के तहत इंतखाबात होंगे या फिर पुरानी, इसको भी प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले अपने पैनल का तारुफ कराऊं तो हमें आज ज्वाइन कर रहे हैं अब्दुल्ला गुल साहब, आप सीनियर एनालिस्ट हैं। साथ ही साथ हमें ज्वाइन करेंगे अतीकुल रसूल साहब, आप लॉ एक्सपर्ट हैं और तज्जियाकार भी हैं। और बतूल राजपूत साहिबा हमें ज्वाइन करेंगी, आप एंकर पर्सन भी हैं और सीनियर एनालिस्ट भी हैं। तमाम मेहमानों का बेहद शुक्रिया। अब्दुल्ला साहब, आपसे आगाज़ करना चाहूँगी। जैसे कि मैंने अपने इंट्रो में भी कहा है, आपको क्या लगता है हुकूमत का सरकारी अफसर के बजाय सियासी आदमी को निगरान वज़ीर आज़म बनाने का फैसला दुरुस्त साबित होगा? व्हाट्स योर टेक ऑन इट? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, इस टाइम पे जो सियासी आदमी है, इतनी पॉलिटिकल पोलराइजेशन हो चुकी है कि सियासी आदमी शायद मामलात की संगीनी को उस अंदाज में न समझ सके जो एक टेक्नोक्रेट या एक बहुत ही संजीदा आदमी और एक ऐसा आदमी जिसका काम सिर्फ और सिर्फ जो है वो इलेक्शन के हवाले से उसका किरदार हो, उसका जो सारा का सारा तवज्जो जो हो वो आपके इस बुनियाद के ऊपर हो कि मुल्क को जो दरपेश मुआशी मसाइल हैं, जो इसको सिक्योरिटी मसाइल हैं, जो इसको जिस तरीके से हमारे मुल्क में बैरून ममालिक के लोग आ रहे हैं, बड़ी बड़ी डिग्निटरीज आ रहे हैं, इनको कैसे जो है वो उसने चला के मुल्क के मामलात को आगे लेके जाना है। खास तौर पे ऐसी फिजा जहां नफरत की फिजा पैदा हुई हुई है, जहां जो है मुश्किलात आई हुई हैं। सियासतदान को तो अगला इलेक्शन भी लड़ना है और जाहिर है उसकी कुछ ना कुछ एफिलिएशंस होती हैं, कुछ उसकी बरादरीज़म होता है, कुछ उसके ताल्लुक वास्ता होता है। इस सारे मामले को सामने अगर रखा जाए तो ये भी एक बहुत अहम मामला है कि हम इसको बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं कर सकते। अब इसके ऊपर बज़िद होना इस वजह से क्योंकि हर आदमी ये चाहता है कि उसकी मर्जी का सियासी लीडर आए, उसकी मर्जी का सियासतदान आए, जी। चाहे वो माजी में उसकी पार्टी के साथ रहा हो या मुस्तकबिल में उसके अज़ाइम हो उस पार्टी के अंदर जाने के। तो ये मुख्तलिफ हीले बहाने होते हैं, उसके अंदर फिर सेनेट में लाया जा सकता है, उसके अंदर एडवाइजर के तौर पर लाया जा सकता है, किसी सूबे का गवर्नरशिप दी जा सकती है। तो ये आपको मालूम है कानून को तो मोम की नाक की तरह मोड़ा जाता है। इसलिए जो बुनियादी पाकिस्तान के मसाइल हैं उनको समझने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हमने इस टाइम पे जिस तरह से पाकिस्तान ने एक फ्लाइट ली है, एक परवाज़ जो है वो ली है और उसके अंदर पाकिस्तान के जो रियासती इदारे हैं, उनका बेहतरीन किरदार और अमल है और अफ़वाज पाकिस्तान इसमें पेश है। ऐसी सूरत हाल के अंदर आप एक सियासी आदमी को सामने लाएँगे, तो मेरे ख़्याल में वो जो कोहेरेंस है, वो जो अंडरस्टैंडिंग है, उस तरह से इसलिए नहीं डेवलप हो सकती क्योंकि जो रियासत की मशीनरी को समझने के लिए एक टेक्निकल ज़हन का होना बड़ा ज़रूरी है। क्योंकि रियासत की मशीनरी, ब्यूरोक्रेसी, अफ़वाज, इंटेलिजेंस इदारे, पुलिस, अदलिया और दीगर वो कैसे चले जाएँगे, उनको कैसे चलाना है, किस तरीके से उनको इस गर्दाब से पाकिस्तान को निकालना है, ये है मेरे ख़्याल में एक अहम तरीन नुक्ता जिसके ऊपर गौर करना चाहिए। माज़ी के अंदर हमने देखा है कि जब सियासतदान ठीक है, आए, मतलब आप तो उस समझते टाइम हैं कि पे जो जो अगर सिक्योरिटी एनवायरनमेंट सियासतदान थी, वो ऐसी नहीं थी।
اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اگر سیاستدان بھی آتا ہے تو اس کو غیر جانبدار ہونا چاہیے، بطول جیسے کہ عبداللہ صاحب نے بھی یہ بات کی ہے، آپ کو لگتا ہے پہلے تو آپ کی فیصلہ کیسے دیکھتی ہیں، اور دوسرا آپ کو لگتا ہے کہ وہ غیر جانبدار ہوگا سیاستدان؟ ہم پہلے بھی اس پوائنٹ پہ کافی ڈسکشن کر چکے ہیں کہ ملک کے حالات کے بعد اسٹیبلشمنٹ پاکستان کی فوج اور حکومت کسی بھی طرح مل کے معیشت کو بہتر بنانا چاہتے ہیں، یہ چاہے کسی سیمینار کی فارم میں ہو، کسی پروگرام کی فارم میں ہو، کسی انیشیٹو کی فارم میں ہو۔ یہ بات تو بہت واضح ہے کہ اب سارے ادارے مل کے معیشت کے لیے کچھ نہ کچھ کر رہے ہیں۔ وہ شاید ہمیں ایز اے جرنلسٹ اتنا کنونسنگ نہ لگے، شاید وہ عوام میں اتنا پاپولر نہ ہو، ان پاپولر ہو، لیکن ایٹ لیسٹ دیر از اے وائب دیٹ انسٹیٹیوشنز ایٹ دس ویری مومنٹ وہ کام کرنا چاہتے ہیں۔ اب اس میں ایک بڑا چیلنج یہ ہے کہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ میں کیا ایک ایسی شخصیت آتی ہے جو سب کو قابل قبول ہو، یہ بہت مشکل ہے۔ لیکن جو عبداللہ گل صاحب نے ایک بہت اچھا پوائنٹ یہ اٹھایا کہ ٹیکنوکریٹ ایٹ لیسٹ ایسا ہوتا ہے کیونکہ وہ بیوروکریسی سے آتا ہے، اس کو صرف اپنا کام پتا ہوتا ہے، یا وہ ایک خاص انسٹیٹیوشن سے اس کا تعلق ہوتا ہے، تو وہ لیگ پولنگ میں یا پولیٹکنگ میں نہیں جائے گا، وہ اپنی سیاست نہیں چمکائے گا، وہ صرف اپنا کام کرے گا۔ لیکن یہاں پہ یہ بھی بہت بڑا نقطہ ہے کہ جو شہباز شریف صاحب نے ریسنٹلی انٹرویو دیا ہے کہ نئی مردم شماری کا انتظار کریں گے، کیا الیکشنز ہوں گے بھی یا نہیں، اس پہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ ایکسٹینڈ ہونے جا رہا ہے یا نہیں، اس پہ بھی ہمیں سوچنا ہے، کیونکہ حالات تو اس طرح کے لگ رہے ہیں۔ کچھ دن پہلے تک جب ہم بات کرتے تھے کہ الیکشنز ہو رہے ہیں نہیں، آپ الیکشن کمیشن سے متعلقہ لوگوں سے بات کریں تو ان کا کانفیڈنس ہے کہ ہم پورا تیار ہیں۔ جو پرائم منسٹر صاحب کے ایڈوائزر ہیں کمل دشاد صاحب، وہ ریپرزینٹ کرتے ہیں، انہوں نے کہا جی ہم تو بالکل الیکشنز کے لیے تیار ہیں۔ لیکن جو نئی مردم شماری والی بحث ہے، اس میں تو 3 سے 4 ماہ کا آپ کو مزید سپیس مل جائے گا، تو ایسا لگتا ہے کہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ ایکسٹینڈ ہوگا اور پی ڈی ایم کی گورنمنٹ اپنے کندھوں سے یہ بوجھ اٹھا کر لے گی، اور پھر جو نئی مردم شماری والا پوائنٹ ہے وہ آنے والے وقت میں ڈیبیٹ بن جائے گا۔ لیکن مجھے لگتا ہے کہ اس کو پاکستان ٹیکنوکریٹ یا کسی مخصوص سیاسی شخصیت کی ضرورت نہیں ہے، ایک ٹیم اپ کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ حالات کو سامنے لے کے چل سکیں، کیونکہ ہم نے پہلے بھی ٹیکنوکریٹس کے اپوائنٹمنٹس دیکھی ہیں، پہلے بھی سیاسی لوگوں کے اپوائنٹمنٹس دیکھی ہیں، کیا تبدیل کر لیا آپ نے۔ تو یہ لیگلی تو اس بات کی بڑی اہمیت ہے، لیکن پریکٹیکلی اس سے کبھی کوئی فرق رہا نہیں ہے ہمارے ملک میں۔ ٹھیک ہے، یہی بات عتیق صاحب سے بھی کلیئر کر لیتے ہیں۔ عتیق صاحب، چونکہ آپ لا ایکسپرٹ بھی ہیں، آپ اس بارے میں بہتر رہنمائی فرما سکتے ہیں کہ اگر نئی مردم شماری کے تحت حلقہ بندیاں ہوں تو پھر کتنا وقت درکار ہو سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تھینک یو سو مچ۔ میں اس حوالے سے اگر بات کروں تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ نئی مردم شماری کے نتائج 100% ایکسیپٹیبل ہوں، پہلے ان نتائج کو ایکسیپٹ کیا جائے گا اور تمام جو ریلیونٹ اسٹیک ہولڈرز ہیں وہ ان کے نتائج کو ایڈمٹ کریں گے، یہ ایکسیپٹیبل سب کے لیے ہو جائیں گے، تو اس کے بعد اگلا پروسیس شروع ہوگا۔ ابھی تو میٹنگ کا جو ہے وہ آغاز ہونا ہے اور الٹیمیٹلی پھر اس کے نتائج کو سامنے رکھا جائے گا۔ اس کے بعد پھر آپ کو بھی پتا ہے کہ اگر تھوڑا سا بھی کسی جماعت کو مسئلہ ہو تو وہ جا کے جو ہے وہ اپنا سانس نکالتے ہیں کورٹ کے اندر، تو پہلے تو یہ معاملہ کلیئر ہوگا۔ اس کے بعد جو یہ تقریباً میں سمجھتا ہوں کہ 3 سے 4 ماہ کا عرصہ جس میں درکار ہوگا، پھر جب یہ حلقہ بندیوں کا معاملہ شروع ہوگا مردم شماری کے نتائج کے ایکسیپٹیبل ہونے کے بعد، تو اس کے لیے بھی جو ہے وہ الیکشن کمیشن کو ظاہر ہے اس نے حلقہ بندیاں جب کرنی ہے تو اس کو بھی اس میں تقریباً 2 سے 3 ماہ کا عرصہ درکار ہوگا۔ تو آپ یوں سمجھ لیں کہ یہ تقریباً 4 5 6 ماہ جو ہے وہ اس میں مزید جو ہے کم و بیش اس میں جو ہے وہ درکار ہوں گے۔ اور ظاہر ہے اگر معاملہ اس طرف جاتا ہے تو ایک چیز آپ نے اپنے مائنڈ میں یہ بھی رکھنی ہے کہ میں اس میں مارجن جو ہے وہ اس کے لیے چھوڑ رہا ہوں کہ جب یہ میٹر کورٹ کی طرف جائیں گے، آپ کو بھی اندازہ ہے کہ جن نتائج کو ایکسیپٹ نہیں کیا جاتا تو پھر فوری طور پر جو ہے وہ کورٹس کی جورسڈکشن کو جو ہے وہ بیچ میں لایا جاتا ہے، اس کا دروازہ کھٹکھٹایا جاتا ہے اور پھر وہاں سے بھی معاملات جو ہے وہ طول پکڑتے ہیں۔ تو جب تک یہ حلقہ بندیوں کا معاملہ شروع ہوگا اس سے پہلے ایک آپ کو جو ہے چین آف لیٹیگیشن بھی نظر آئے گی ان نتائج کو لے کر، اور پھر جب یہ کمپلیٹ ہو جائے گا تو پھر اگلا مرحلہ جو ہے وہ آپ کا ڈیلیمیٹیشن کا شروع ہوگا، اور اس میں بھی 100% سب کے لیے چیزیں ایٹ فرسٹ جو ہے وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہوگی، تو وہ میٹر بھی جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ کورٹ کی طرف جائے گا، اور پھر اس میں آلموسٹ آپ کو 6 ماہ کم و بیش جو ہے وہ لگ جائیں گے اور 6 ماہ باقی لگ نتائج جو ہے سکتے وہ ہیں۔ آپ کے ٹھیک ہے، سامنے۔ آج کا ہمارا جو پولنگ کا کویسچن تھا وہ بھی کچھ اسی طرح تھا کہ کیا حکومت کا سرکاری افسر کے بجائے سیاسی آدمی کو نگراں وزیر اعظم بنانے کا فیصلہ درست ثابت ہوگا؟ تجزیہ کاروں کی رائے تو آپ نے جانی، لیکن ہمارے پاس جو عوامی رائے آئی جس کا ہاں میں آنسر 54% اور نہیں میں 46% آیا ہے۔
इसी के साथ वक्त हुआ एक ब्रेक का, स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब हम बात करेंगे परवेज़ खटक की पार्टी पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस के हवाले से। उन्होंने बाकायदा ऐलान कर दिया है कि इलेक्शंस में तमाम हलकों से अपने उम्मीदवार खड़े करेंगे। बाकायदा उन्होंने कहा है कि मैदान में अब उतरने का एक किस्म का फैसला कर लिया है और 19 अगस्त को नौशहरा में जलसे से अवामी राबता मुहिम का भी आगाज़ करने जा रहे हैं। अब सवाल भी इस सूरत हाल में कुछ ऐसा ही है, पैनल के सामने रखेंगे कि क्या पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस को इलेक्शन में अवामी पजीराई मिल पाएगी। अतीक रसूल साहब, आप क्या समझते हैं इस हवाले से? देखिए, एक चीज पाकिस्तान की सियासत में बड़ी अहम है और वो ये है कि पाकिस्तान की सियासत ज्यादातर जो है वो इलेक्टेबल्स के गिर्द घूमती है। अगर आप परवेज खटक की शख्सियत को देखें और इनके साथ जितने लोग शामिल हुए हैं उन लोगों को देखें तो आपको ये एक चीज वाजिया नजर आएगी कि ये तमाम लोग वो हैं कि जिनका हल्के में अपने एक खास जो है वो असर रसूख बहरहाल मौजूद है। और इसी तरह से अगर आप पाकिस्तान के अंदर की जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके हवाले से अगर आप बात करें तो आपको ये समझ आती है कि जब भी कोई नई पार्टी बनती है तो वो साबका दौर में जो है वो हुकूमत में किसी न किसी तरह से बहरहाल जो है वो रही है। इसी तरह अब जो परवेज खटक के साथ जो लोग शामिल रहे हैं वो केपीके के अंदर गवर्नमेंट में थे और उन्होंने एक बेहतरीन पोजीशन बहरहाल जो है वो इंजॉय की है। और अब ये वो तमाम जो इंजॉयमेंट इनकी रही है और इन्होंने अपने हल्के के लोगों के साथ जिस तरह से अपना इंटरेक्शन रखा है ये उसको कैश करवाने की अब इनके साथ मोर देन 50 जो मेंबरान सूबाई असेंबली है और जो कौमी असेंबली के लोग हैं वो शामिल हैं। उन लोगों का अपने जो हल्के के लोग हैं उनके साथ 12 इंटरेक्शन अच्छा जो है वो मौजूद है। इसी तरह इनका जो मुकाबला है अगर आप वो देखते तो आपको नजर आएगा कि इमरान खान की इस वक्त जो सूरत हाल है, पीटीआई इस वक्त जो है वो बड़ी मुश्किल सूरत हाल से गुजर रही है और उनका आने वाले दिनों में हमें कुछ मुस्तकबिल जो है वो अच्छा नजर नहीं आ रहा। ऐसी सूरत हाल में इनके लिए कामयाबी से मिलने के चांसेस मेरा ख्याल है वो काफी रोशन है। ठीक है, बतूल आप क्या समझती हैं? जैसे कि अतीक साहब ने सियासी मुस्तकबिल की बात की है, क्या इस पार्टी को कोई इसका मुस्तकबिल होगा, आपको मुस्तकबिल नजर आता है और अवाम में इलेक्शंस में इसको पजीराई हासिल होगी? देखिए, ये जो भी लोग थे इन्होंने अपना मुस्तकबिल बचाने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ी थी और परवेज खटक साहब ने एक लंबी खामोशी इख्तियार की। उसके बाद उनको शो कॉज नोटिस हुए, इन पर इल्जाम लगाया गया कि लोगों को कन्विंस कर एक पार्टी बनानी चाहिए और फिर पेशावर के एक शादी हॉल पार्टी का अनाउंस किया। ये परवेज खटक साहब का पुराना ग्रुप है, क्या मैं गया था और वही ग्रुप को बाहर लेके गए हैं। तो ये तो बहुत वाज़ेह है कि उनके का जो वोट बैंक है वो इंटैक्ट रहेगा इन्हीं लोगों के साथ। लेकिन जो कंपटीशन पिछली दफा उन्हें केपीके में मिल रहा था, क्या दफा वो जो पंजाब इलेक्शन है वो केपीके के इलेक्शन, पंजाब में आपको 2 वे इलेक्शन नजर आएगा, आपको हार्डली एक पार्टी मध्य मुकाबले में 3 से 4 पार्टी हैं। तो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा हिस्सा ये असेंबली के अंदर, लेकिन इनका एक मेजर रोल जरूर होगा कि परवेज खटक साहब को ग्रुप मेंटेन कामयाब रहे हैं जिसको वो पीटीआई तो एक मेजर रोल जरूर होगा इनका। ठीक है, आप समझती हैं कि एक मेजर रोल हो सकता है? अब्दुल्ला साहब, आप क्या समझते हैं? जैसे बतूल कह रही है कि एक मेजर रोल हो सकता है, आपको लगता है कि ये बाकी सियासी जमातों के लिए मसाइल पैदा कर सकती है? देखिए, 2 बातें बड़ी अहम हैं गौर करने वाली। पहली बात यह है कि क्या वो बयानिया जो अभी बना हुआ है खैबर पख्तूनख्वा के अंदर और एक मखसूस जमात के इर्द गिर्द वो घूमता है और अभी तक उसके बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने उसको खैरबाद नहीं कहा। परवेज खटक साहब को भी कई हफ्ते गुजरने के बाद 9 मई के वाकयात के उनको ख्याल आया और उनका ज़मीर जो है उसने उनको झंझोड़ा। अच्छी बात है, देर आए दुरुस्त आए। लेकिन जो दूसरी बात है वो ये है कि क्या वो लोग जो अभी तक एक मखसूस सोच के साथ जुड़े में हैं, क्या अगर उस शख्सियत को सजा हो जाती है और जो कि बड़ा वाज़े नजर आ रहा है, देखिए ना अभी केसेस तो चल रहे हैं और वाज़े नजर आ रहा है। फिर इसमें आपको सितंबर में अदलिया के अंदर भी एक बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है। फिर आपको ये भी देखना है कि इस टाइम पे जो सूरत हाल है उसके अंदर लोग मौजूदा दौरे हाजिर को देख रहे हैं, हकीकत मौजूद को देख रहे हैं, हकीकत मुंतज़िर के ऊपर निगाह नहीं है। हकीकत मुंतज़िर के अंदर जब नई बंदरबांट होगी, और हमने ये देखा कि हमेशा इलेक्शन से पहले इत्तेहाद भी बना करते हैं, नई पार्टियां भी जन्म लिया करती हैं, नई सोच और नई फिक्र भी जन्म लिया करती है, और जो पीडीएम का इत्तेहाद है ये इत्तेहाद कायम नहीं रहेगा।
तो फिर उस सूरत हाल के अंदर परवेज खटक के पास जैसे कि कहा गया कि इलेक्टेबल्स हैं, देखें अपने अपने हलकों में किसी ने नलका लगवाया, किसी ने किसी की नौकरी लगवाई, किसी ने सड़क की तामीरात करवाई, किसी ने स्कूल और अस्पताल का जो है वहां संगे बुनियाद रखा। ये सारा जो है ये एक अफेक्ट करता है और लोकल सियासत के ऊपर इसका बहुत असर रसूख होता है और फिर ये बरादरी इज़्म के ऊपर होता है, ये जो है वो आपकी कौमियत की बुनियाद के ऊपर हुआ करता है और ये कोई नई बात नहीं है। और फिर सबसे बढ़कर बात ये है कि परवेज खटक जब चीफ मिनिस्टर से हट के डिफेंस मिनिस्टर बने तो बतौर डिफेंस मिनिस्टर वो सारा दिन खैबर पख्तूनख्वा हाउस इस्लामाबाद में बैठक करते थे और अपना एक बड़ा वक्त जो है वो केपी की पॉलिटिक्स को दिया जाता था। और महमूद खान जो उनके साथ आ गए हैं, जो कि साबिक वजीर आला थे, तो ये बड़ा वाजे नजर आ रहा है कि जो आदमी सूबा चला रहा था और जो आदमी सूबा चलवा रहा था इस्लामाबाद केपी हाउस में बैठ के, वो दोनों तो एक पेज के ऊपर हैं। तो ये जरूर डेंट डालेगा, ये नहीं कहा जा सकता कि ये डेंट नहीं डालेगा। हाँ, लेकिन लोगों की जो सोच है वो तो अभी वो ये सोच रहे हैं कि शायद चेयरमैन पीटीआई पता नहीं कोई एक नया, क्योंकि वो एक डिसेप्शन के माहिर हैं, वो एक बयानिया घड़ते हैं और उसके बाद वो बयानिया को तब्दील भी कर लिया करते हैं। लेकिन अगर वो चेयरमैन पीटीआई जो है, अगर वो उनको सजा हो जाती है, नाअहल करार दे दिया जाता है, जो कि नजर आ रहा है, जो बड़ा वाज़ेह है और मुतअद्दिद केसेस इसमें मौजूद हैं, तो ऐसी सूरत हाल में सियासी मुस्तकबिल वो लोग अपना तयन जरूर करेंगे और वो यकीनन एक नई जमात के साथ अपना सियासी मुस्तकबिल जो है वो उसको तय करेंगे, ना कि एक माजी के साथ जो जुड़े रहेंगे जिससे उनका मुस्तकबिल जो है मुतासर। सर, आपने एक बड़ा अहम पॉइंट रेज किया है कि इत्तेहाद कायम नहीं रहेगा। अतीक साहब, मैं इस पर आपकी राय जानना चाहूंगी, आपको भी ऐसा ही लगता है? जी जी, देखिए एक चीज बड़ी वाज़ेह है कि पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के अंदर हमेशा से जो है ये मसला रहा है कि हमेशा जो भी लोग आपस में फॉर द टाइम बीइंग इत्तेहादी बनते हैं, उनके अगर इंटरेस्ट पूरे हों, उनके मफादात अगर पूरे हों, तो वो आपस में चलते हैं। जहां पर भी जरा सा किसी का मफाद जो है वो टकराता है, तो वो हमेशा अपने बेनिफिट के लिए जो भी उसको बेहतर जगह लगती है वो पोजीशन लेके वहां से जो है वो हट जाता है। तो यही हमारे यहाँ भी यही मसला रहा। अब सूरत हाल इस स्टेज पे पहुंच चुकी है कि हर एक जमात जो है और इवन जो आपको इस तरह के लोग भी नजर आते हैं, वो भी यही कुछ देख रहे हैं कि जहां पर उन्हें कुछ बेहतर लगा वो वहीं पर फौरी तौर पे वहां से यू टर्न लेके उस सिम्त में जो है वो कर जाएंगे। तो यहाँ पर कभी भी ठीक है अतीक साहब, ठीक है। बतूल, आप क्या समझती हैं? आपको भी ऐसा ही लगता है कि वन लाइन में इसका मुझे आंसर कीजिएगा कि इत्तेहाद कायम रहेगा? जी बिल्कुल, क्योंकि नून लीग अपना वजीर आजम चाहती है, आजम लगाने हैं, वो कह चुके। ठीक हो गया। यही सवाल हमने अवाम के सामने भी रखा था, जिसका क्या पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस को इलेक्शन में अवामी पजीराई मिल पाएगी, जिसका हाँ में जवाब 20% और नहीं में 80% आया है। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद, साथ रहिएगा। बैक नाज़रीन, अब बात करेंगे, कल भी इस मुतल्लिक हमने शो में बात की थी। 5 अगस्त 2019 को भारत ने मकबूजा जम्मू कश्मीर पर वो सितम जुल्म ढाए, इतनी घनौनी साजिशें की, 2 टुकड़ों में तकसीम कर दिया, कर्फ्यू नाफिज कर दिया, नौजवानों को गिरफ्तार कर दिया, नौजवानों को बेरोज़गार कर दिया, साथ ही साथ इस तरह के इक़दाम किए, सियासी इंजीनियरिंग की, कत्ले आम भी शुरू कर दिया। अभी कुछ देर पहले भी एक खबर आई है कि यूब कैंट में दहशत गर्दी में मुलव्वस अफगान दहशत गर्दों की तस्दीक और पाकिस्तानी दफ्तर खारजा का शदीद रद्द-ए-अमल भी उस पर सामने आया है। पाकिस्तान के दफ्तर खारजा ने अफगान सफारत खाने को अफगानी दहशत गर्दों की लाशें वसूल करने की भी हिदायत कर दी और साथ ही साथ शदीद तशवीश का भी इजहार किया है। इसके साथ साथ इंडिया की सुप्रीम कोर्ट में मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत के बारे में 80 पटिशन्स भी दायर हो चुकी है, लेकिन फैसला अभी तक नहीं हुआ। ऐसे में सवाल भी अपने पैनल के सामने यही रखेंगे कि क्या मोदी सरकार मकबूजा कश्मीर में सियासी इंजीनियरिंग से अपने मजमूम मकासद हासिल करने में कामयाब होगी? अब्दुल्ला गुल साहब। देखिए, बात यह है कि वो तो बहुत बुरी तरीके से एक्सपोज हो चुके हैं और जो कश्मीर के अंदर उन्होंने आग लगाई थी, नफरत के बीज बोए थे और दहशत गर्दाना कार्रवाइयां जो रियासती सरपरस्ती के अंदर हो रही हैं और हो रही थी, और इस तरीके से उन्होंने बहिमाना तशद्दुद करके 60,000 से ज्यादा जवानों को मुख्तलिफ जेलों में भेज दिया और उनके ऊपर तशद्दुद किया गया
12,000 जवानों को जो है पुलिस कस्टडी में और फौज की कस्टडी में शहीद कर दिया गया, तकरीबन 18,000 के करीब खवातीन की इज्तिमाई आबरू रेजी कर दी। ये एक बहुत ही दर्दनाक दास्तान है, लेकिन ये आग जो सुलगी है वो आप मोदी सरकार की जो वहशियाना और गैर इंसानी पॉलिसी है, अगर आप जरा उसके ऊपर नजर डालें तो मुसलमान ही नहीं बल्कि वहाँ कोई अक़लियत महफूज नहीं है। जयपुर का मामला देख लें, आप गुरुग्राम का मामला देख लें, फिर इसी तरीके से आप वहाँ जो अभी मेती ट्राइब के साथ हुआ, 200 से ज्यादा लोगों को 4 मई से कत्ल कर दिया गया, वहाँ बरहना औरतों को करके परेड करवाई गई मणिपुर के अंदर। ये मतलब खामोश है दुनिया सिखों के साथ जो हो रहा है। इसलिए भारत की जो पॉलिसियां हैं उसके ऊपर 2 यूनाइटेड नेशन की बाकायदा करारदादें आ चुकी हैं, रिपोर्ट आ चुकी है, और उसके अंदर ह्यूमन राइट्स वायलेशन उसको बताया गया। अब दूसरी तरफ जो है भारत को सिर्फ इस वजह से जो है नजरअंदाज किया जा रहा है उसकी तमाम दहशतगर्दाना कार्रवाइयां, और वो सिर्फ इसलिए क्योंकि उनको चीन के साथ मुखासमत है मगरिब की, और अमेरिका जो है उसको बैलेंस करने के लिए भारत को कोई अपना एक पार्टनर इस इलाके के अंदर जो है वो बना चुका है। इसलिए तमाम उसके ऊपर चश्म पोशी हो रही है, और तमाम जो देखिए ना, जो गुजर ऑफ गुजरात का लक़ब था भारत के नरेंद्र मोदी के लिए, वो तो खुद अमेरिका ने दिया था, हमने तो नहीं दिया था। उसके बाद आरएसएस को जो उनकी दहशतगर्दी की तंजीम है, जो कि जिसका पॉलिटिकल चेहरा बीजेपी है, वो जो है उसको सेफ्रॉन टेररिज्म यानी कि जाफरानी दहशतगर्द का नाम खुद CIA अमेरिका देती है। और फिर अभी जो हालिया भारतीय वजीर आजम का जो अमेरिका का दौरा होता है उसमें तकरीबन 70 से ज्यादा जो कांग्रेसमैन और सेनेटर जिनके 58 लोगों के दस्तखत उस खत पे मौजूद हैं, वो प्रेसिडेंट बाइडेन को कहते हैं कि इससे पूछो कि ये इंसानी जो हकूक की खिलाफ वर्जियां कर रहा है। अब जो आ जाते हैं जरा यूएन के ऊपर, यूएन के चार्टर 6 और 7 की बात होती है। यूएन का चार्टर तो बात खत्म हो गई, क्योंकि जब आपने तिरंगा लहरा दिया, आर्टिकल 370 और 35A को जो है खत्म कर दिया, तो नतीजा ये निकला कि वो यूएन के एम्बिट से बाहर आ गया। और जब यूएन के एम्बिट से बाहर आ गया तो भारत जो है अब जो आबादियाती नक्शा तब्दील करके वहां जो सेंसस कराने की कोशिश कर रहा है, जो 4.2 मिलियन लोगों को वहां बसाने का मंसूबा उसका है, जिसमें से काफी हद तक वो पाया तकमील तक पहुंच भी चुका है, वो अब ये करेगा कि यूनाइटेड नेशन में दोबारा जाएगा और कहेगा कि जनाब देखें, हमने तो अब सेंसस करा लिया, हक के खुद इरादियत करवा ली, और ये देखें। लेकिन हकीकत यह है कि 9 लाख की फौज की मौजूदगी में दुनिया का सबसे बड़ा जेल जो है, जो कि पिछले 75 सालों से इंसानों का जेल बना हुआ है, वहां जुल्म और जो बर्बरियत की दास्तानें हैं वो रकम की जा रही हैं, लेकिन दुनिया खामोश है। मसला यह है कि कश्मीरी इसके बावजूद उनसे दब नहीं सके, उनसे जो है वो किसी सूरत उनके मरूब नहीं हुए। संगीनों की साए के अंदर भी पाकिस्तान का परचम बुलंद होता है, अजमत को सलाम है उनकी। ये भारत तो टुकड़े टुकड़े होना है, ये तो आप लिखवा लें मेरे से। ये जो नई जो उन्होंने नफरत की अब्दुल्ला साहब ने इस पर बड़ी तफसीली रोशनी डाली है, बड़ी तफसीलन तज्जिया दिया है, बात की है। आप क्या समझती हैं, आलमी बिरादरी जो है वो मकबूजा कश्मीर का मसला हल करने में संजीदा नजर आती है आपको? जी, कभी भी संजीदा नहीं थी। हुआ कि बनता गया जिसकी बस के असर सूख से बहुत, और अब्दुल्ला गुल साहब बात मुझे नहीं पता, लेकिन ये हमें सोचने की बात सोचना चाहिए कि की इकोनॉमी पीछे क्यों है, क्योंकि ये सारे नेशनल इंटरेस्ट है, दूसरे मुल्क के साथ क्या अपना ताल्लुक रख रहे हैं। जब आर्टिकल 35A और 3 की जब कश्मीर के मुतनाज़ हैसियत को खत्म किया गया, तो पाकिस्तान का मुकदमा से लड़ा है, और हमें इसकी तैयारी किस तरह से करना चाहिए। उसकी वजह ये है कि हम ये बात है कि ममालिक कश्मीर के पाकिस्तान का साथ नहीं देंगे। इवन चाइना कितना भी पाकिस्तान की तरफ हो, जब तक पाकिस्तान की मईशत स्ट्रांग नहीं होगी और जब पाकिस्तान लॉफेयर के प्रोसीजर को फॉलो करके इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में बार बार जाता, हमें यूनाइटेड नेशंस की करारदादों का कोई फायदा नहीं होगा। हमें मॉडर्न तरीके से ये जंग लड़नी होगी। बाकी दुनिया चुप इसलिए है क्योंकि इंडिया उनके इंटरेस्ट तक करे। इंडिया की इकोनॉमी और करेंसी क्यों चंद ममालिक में अब इस्तेमाल हो सकती है, इसलिए कि उसने आपको एक बड़ी मईशत। तो मुझे लगता है कि भारत को नीचा दिखाने के लिए तो आप अपने आप को बड़ी बनाएं और अपना मुकदमा कोर्ट ऑफ जस्टिस में लड़ें।
اب لا ٹرم ہماری اسٹیبلشمنٹ پر ہمارے ساتھیوں کو اس پہ کام کریں. پاکستان کی بڑی بڑی جو بڑے اچھے وکلا پڑھ رہے ہیں انٹرنیشنلی کشمیر کا مقدمہ لڑ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اس طریقے کشمیر کا مقدمہ نہیں لڑا ہے جس طرح لڑنا چاہیے اس طرح نہیں لڑ رہے اور ایک ماڈرن طریقے سے ہمیں جنگ لڑنا ہوگی. عتیق صاحب میں اسی متعلق آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ بھارتی سپریم کورٹ میں ہی اس متعلق 80 سے زائد درخواستیں بھی دائر ہو چکی ہیں لیکن فیصلہ نہیں ہوا ابھی تک. دیکھیں میں ایک چیز آپ سے شیئر کرتا چلوں کہ ہمیں کوئی اچھی امید نہیں ہے سپریم کورٹ سے بھی انڈیا کی. انڈین جو گورنمنٹ ہے وہ اسٹیٹ کنٹرولڈ اور اسٹیٹ کے شیلٹر کے نیچے تمام جو ظلم اور بربریت جو ہے وہ جاری رکھے ہوئے ہے کشمیر میں. چاہے آپ پبلک سیفٹی ایکٹ دیکھ لیں, چاہے آپ ٹیررسٹ اینڈ ڈسٹربیوٹیڈ ایریاز ایکٹ دیکھ لیں, چاہے آرم فورسز اسپیشل پاورز ایکٹ دیکھ لیں, ان تمام کا استعمال جو ہے وہ انڈین گورنمنٹ کر رہی ہے کشمیریوں کے خلاف, کشمیر کے نوجوانوں کے خلاف. آپ کو دلی میں قید نظر آتے ہیں, آپ کو آگرہ میں قید نظر آتے ہیں, آپ کو الہ آباد میں قید کشمیری نظر آتے ہیں جو ہزاروں میل دور کشمیر سے جو ہے وہ انہوں نے نوجوان قید کر رکھے ہیں اور ان کے اوپر قوانین کے تحت جو ہے وہ پراپر عمل بھی نہیں کیا جا رہا. تو یہ تمام چیزیں انڈین ہائی کورٹ, انڈین سپریم کورٹ کو نظر نہیں آ رہی. پھر اب جو آرٹیکل 370 یا 35A کا جس طرح ایبروگیشن کا ذکر کیا جا رہا ہے, آج وہ اس کے دوبارہ سے اس کو سننے کی طرف جا رہے ہیں, لیکن میرا نہیں خیال کہ ایسا کچھ ہو. ٹھیک ہے, چونکہ سر وقت کی کمی ہے میرے پاس, آپ کو لگتا ہے کہ کوئی اچھی امید نہیں ہے. یہی سوال ہم نے رکھا تھا عوام کے سامنے بھی کہ کیا مودی سرکار مقبوضہ کشمیر میں سیاسی انجینئرنگ سے اپنے مذموم مقاصد حاصل کرنے میں کامیاب ہوگی, جس کا ہاں میں جواب 80% اور نہیں میں 20% آیا ہے. پروگرام کا وقت ختم ہوا. تمام مہمانوں کا بہت شکریہ. اسی کے ساتھ غزل اشرف اوان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.